हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सोशल साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 7th का सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। यहाँ इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है पिक्चर, बहुत ही खूबसूरत से वेदर की जो है पिक्चर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत गर्मी है, ये रेगिस्तान है, राइट? यहाँ पे क्या है, ये बर्फीली पहाड़ियां हैं, यहाँ बहुत सारा स्नोफॉल हो रखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है बादल बने हुए हैं, रेनी सीजन लग रहा है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ही प्लेजेंट जो है वेदर है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स जो है रंग बिरंगे यहाँ पे खिले हुए हैं। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि टाइम टू टाइम जो है हमारे देश में वेदर वेदर जो है चेंज होता रहता है। ना सिर्फ हमारे देश में, बाकी अदर कंट्रीज में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर। ठीक है। लेकिन हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट वेदर है। समर्स होती हैं, विंटर्स होती है, ऑटमन होता है ना, और रेनी सीजन होता है। तो 4 तरीके के वेदर्स जो हैं, अब तक हम छोटे होते से, बचपन से जो है हम ये चीज सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि एक टाइम होता है जब बहुत ठंड होती है, जैसे जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये सारा टाइम। ठीक है। एक टाइम होता है जब जो है पूरे भारतवर्ष में कुछ जगहों पर जो है बारिशें बहुत ज्यादा हो रही होती है, कुछ जगहों पर उन्हीं दिनों जो है स्नोफॉल हो रही होती है, और कुछ जगहों पर ये इतना खूबसूरत प्लेजेंट जो है वेदर होता है। ठीक है। तो ये सब कैसे है, क्यों है, इस पूरे चैप्टर में आज हम ये समझने वाले हैं, राइट? तो आई होप आपको जो है समझ आ रहा होगा, जिस भी तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है इन केस कुछ भी नहीं, मतलब आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वेदर क्या है, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, यू रीच फॉर थिक क्लोथ्स। जब जिस टाइम पे आप ठंड के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे आप जब उठते हो, आपको कपकपी लगती है, आप क्या, आपका जो है ड्रेसिंग जो है, आपका पहनावा जो है वो बिल्कुल बदल जाता है एज कंपेयर टू समर्स। ठीक है। विंटर्स में हम क्या पहनते हैं? फुल स्लीव्स की जैकेट्स, फुल स्लीव्स के ही कपड़े, वार्म रखने के लिए अपने आप को कभी सर पे भी कुछ लपेट लेते हैं, है ना, और पैरों में सॉक्स भी पहन के रखते हैं, हाथों में ग्लव्स भी पहन के रखते हैं। तो ये विंटर्स में ऐसा होता है। और समर्स में क्या होता है? समर्स में जो है हम बड़े कंफर्टेबल ढीले ढाले से कपड़े पहन के चलते हैं, और जो हमें ठंडक पहुंचाए, है ना। और इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे बॉडी के सिग्नल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे को बताते हैं कि मौसम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं वेदर होता क्या है। वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ये एक ऐसा स्टेट है एटमॉस्फेयर का जो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। अब हम बात करें अगर कि ये जितनी भी गैसेस हैं, ये प्लैनेट को सराउंड करती है। जो प्लैनेट के आसपास जो गैसेस होती हैं और एयर होती है, या कभी एयर हमें पॉल्यूटेड लगती है, या कभी हमें एयर बहुत ही ह्यूमिड लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये सारा कुछ क्या है? एटमॉस्फेयर। इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं। जो सबसे नियरेस्ट लेयर है
जो बिल्कुल अर्थ के पास है, विद इन 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच का जो है डिस्टेंस है अर्थ से उस एटमॉस्फेयर का, उस लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है? ट्रोपोस्फेयर ऐसी लेयर है जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, प्लांट्स लीव कर रहे हैं, हम लोग जो है सांस ले पा रहे हैं, हम लोग रह पा रहे हैं, राइट? तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब बात आती है डिफरेंट डिफरेंट जो है अर्थ की लेयर्स की और एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स की। तो ये सारी चीजें आप साइंस में भी ऑफ कोर्स पढ़ोगे, जिसमें आपको अर्थ की डिफरेंट लेयर्स बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है? अब अगर हम आगे बात करें कि हम वेदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम लोग कहते हैं कभी बहुत ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ठीक है, बहुत ज्यादा उमस हो रखी है, ह्यूमिडिटी है, ठीक, उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत प्लेजेंट वेदर है। तो ये एक आम भाषा में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वेदर को। तो अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वेदर के जो एटमॉस्फेयर को हॉट बनाते हैं या कोल्ड बनाते हैं। वो क्या एलिमेंट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर। सबसे पहला टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है? अगर टेम्परेचर जो है लो हो रहा है तो कोल्ड हो जाएगा। ठीक है? ठंडक हो जाएगी मौसम में। फिर है प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम स्काई। स्काई से, आसमान से, चाहे बारिश हो, चाहे जो है फॉग हो, ठीक है, चाहे वो स्नो हो, ये जितना कुछ भी गिरता है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है? अब क्या है? अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे जो एयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है विंड। विंड हवाएं, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। हवाओं की मूवमेंट, उसके अलावा उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ये भी वेदर को इफेक्ट करती है। फिर है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। आपने नोटिस किया होगा कि जिस टाइम बारिशें होती हैं, बारिश होकर के जब बंद हो जाती है उस टाइम पे वेदर कैसा हो जाता है? आपको फील होता होगा चिपचिपा सा वेदर, जो है ह्यूमिड होता है, खुल के आप जो है सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसको वो क्यों होता है? क्योंकि हवाओं में जो है वाटर वेपर्स रह जाते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस हमने सॉरी वर्ड्स देखे थे, स्लीट और हेल। ये क्या होता है? स्लीट क्या होता है? फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन। ठीक है? फ्रोजन रेन, ठीक है, और पार्टली फ्रोजन रेन, जिसमें कई बार आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, हम अपनी भाषा में अगर ये ही बर्फ के टुकड़े जब पहाड़ों पे गिरते हैं दैट इज कॉल्ड स्नोफॉल। ठीक है? लेकिन जब बारिश के साथ गिर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्लीट। ठीक है? फिर है हेल, स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, इसको हेल भी बोलते हैं। ठीक है? और वाटर वेपर्स, जो हमारे को पता है वाटर वेपर्स होते हैं जो गैसेस में जो है मिले हुए होते हैं और लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है? अब हम आगे पढ़ते हैं। As you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. अब ये एक छोटी सी जो है एक्टिविटी या एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई हुई है। लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई
चेन्नई में कोई कृष्णन रहते हैं, ही इज स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर, और आमिर कौन है, वो जो कश्मीर में रहते हैं। कृष्णन टेल्स आमिर दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन्ड द प्रीवियस नाइट। क्या कहते हैं कृष्णन? वो कृष्णन बताते हैं कि यहाँ थोड़ा सा चिली वेदर हो गया है रात को बारिश होने की वजह से। आमिर आस्क्ड हिम हाउ कोल्ड इट इज, ये कितना कितना ठंडा है। तो हाउ विल कृष्णा एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट, तो अब कृष्णन जो है आमिर को कैसे बताएंगे कि ये कितना ठंडा है। आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लेजेंट फॉर आमिर, ये भी हो सकता है कि जो ठंडक कृष्णन को लग रही है, क्योंकि चेन्नई में हमेशा जो है हॉट एटमॉस्फेयर होता है, तो जो थोड़ी सी भी ठंडक अगर कृष्णन को लग रही है तो हो सकता है वो आमिर के लिए बहुत अच्छी हो, वो प्लेजेंट हो। ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कृष्णन के लिए ये एक्चुअल में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना, कि कैसे बताए कि जो है कितनी कितनी ठंडक है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब तक एटमॉस्फेयर को, या सॉरी आपका वेदर को, टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जाएगा, तब तक हम पता नहीं लगा सकते कि वेदर जो है कितना ठंडा या कितना गर्म है। ठीक, अब इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू मेजर वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम वेदर को किस तरीके से मेजर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना ठंडा या कितना गर्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेदर, हम बात कर रहे थे कि वेदर को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर, लर्न टू रीड हर सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर। फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट होता है कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि कैसा जो है वेदर अब होने वाला है, या शाम को बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, या कल धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये चीजें प्रेडिक्ट कर लेते थे पुराने जमाने में भी। तो ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, ants कैरिंग एग्स, स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स, फ्रॉग्स क्रोकिंग लाउडली। पहले क्या होता था कि जब भी कोई एनिमल्स या पशु या पक्षी, ये लोग जो है ना, जब ये कोई बहुत ज्यादा तेज तेज, अगर सपोज फ्रॉग्स हैं बहुत ज्यादा तेज वो बोल रहे हैं, या सपोज कि पक्षी जो हैं वो स्लो उड़ रहे हैं, तो इससे ही पता लगा लेते थे कि वेदर जो है कैसा होने वाला है, राइट? तो और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिंग रेन एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, तो जो पाइन ट्रीज होते हैं, वो पाइन जो ट्रीज होते हैं, वो उनका जो है कोन्स, अगर वो कट्ठे ऐसे हो जाते और या खुल जाते, तो इससे पता चल जाता था कि कैसा वेदर होने वाला है, बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, राइट? और this knowledge has been passed down from generation to generation. Even today, in many parts of India, people use traditional way to predict the weather. जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो है ये तरीके भी आगे बढ़ते चले गए। आज भी जो है हमें पता चल जाता है, आज भी कुछ जगहों पे लोग इसी तरीके को, ट्रेडिशनल तरीके को ही यूज करते हैं वेदर का जो है प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, स्पेशली स्पेशली द अराइवल ऑफ मानसून, जब मानसून आने वाला होता है, जब मानसून आने वाला होता है, या बारिशों के दिन जब आने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे पहले से ही पता चल जाता है कि अब जो है मौसम में बदलाव है, और वेदर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, ये कुछ पिक्चर से बताया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्विंग नेचर क्लू, आंट शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड इज अ नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर। ठीक है, जब चींटियां जो हैं थोड़ा हायर ग्राउंड पे चली जाती हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि जिस टाइम पे विंटर्स होती हैं, विंटर्स में आपको चींटियां भी दिखाई नहीं देंगी, विंटर्स में आपको किसी तरह के कॉकरोचेस भी दिखाई नहीं देंगे, विंटर्स में आपको लिजर्ड्स, छिपकलियां भी नहीं दिखाई देती हैं घरों में, है ना? लेकिन जैसे ही समर्स आने वाली होती है, धीरे 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 ये बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो इससे पता चलता है कि ट्रेडिशनल वे भी है वेदर को प्रिडिक्ट करने का। अब फ्रॉग्स हैं, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा रेन अगर होने वाली है तो फ्रॉग जो है बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो है उसके बाद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, ये देखिए ना, ये पाइन ट्रीज इस तरीके से होता है, जब ये क्लोज है या जब ये ओपन हो रहा है तो इससे भी पता चलता है कि जो है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है या रेन होने वाली है या नहीं होने वाली है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अ, हम जो है पहले पुराने ज़माने में कैसे अंदाज़ा लगता था कि वेदर क्या होने वाला है ना? कैसे वेदर प्रेडिक्शन होती थी। अभी जो है फिर धीरे-धीरे टाइम चेंज हुआ और वेदर प्रेडिक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आने लग गए। अब इंस्ट्रूमेंट कैसे-कैसे, कौन-कौन से थे? सबसे पहले टेम्परेचर नापने के लिए इन योर ग्रेड 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। जो साइंस की बुक है 6th क्लास की, तो उसमें जो है उसमें एक चैप्टर है क्यूरियोसिटी, उसमें आप क्या-क्या देखते हो, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर के बारे में आपको पता चलता है। अब कौन-कौन से होते हैं? एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, राइट? जो क्लिनिक में या नॉर्मली घरों में भी पाया जाता है फीवर फीवर को जो है नापने के लिए या बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, राइट? उसके अलावा एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है? अब क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, यू आल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स, वन ऑफ देम इज सेल्सियस स्केल्स। जो आपका ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, sorry, one of them is Celsius scale, another is the Fahrenheit scale. तो वी हैव कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो सेल्सियस में जो है एक तो स्केल होता है, किसी भी जो टेम्परेचर को जब हम नापते हैं तो उसकी यूनिट या तो सेल्सियस में होती है या फिर फारेनहाइट में होती है। जब हम फीवर नापते हैं तो वो यूनिट होती है फारेनहाइट में, ठीक है? और टेम्परेचर अगर हम सराउंडिंग्स का टेम्परेचर अगर हम नापते हैं तो वो होएगी सेल्सियस में। तो कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है कम है। और अगर जो है यही टेम्परेचर थोड़ा हायर हो जाए तो यानी कि वहां पे टेम्परेचर हॉट है, और 15 डिग्री है तो वो कूल है। इसी तरीके से अगर 59 डिग्रीज फारेनहाइट तो बॉडी टेम्परेचर 59 डिग्रीज फारेनहाइट, या फिर जो एक्चुअल जो बॉडी टेम्परेचर जब हम कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं, दैट इज 98 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है? तो अभी जो है ये देखिए, स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म। जब थोड़ी सी भी गर्मी होती है वो तब क्या होता है कि स्नो जो है मेल्ट होने लग जाती है, बर्फ पिघलने लग जाती है। और क्लाउडी वेदर होता है तो ठंड लगती है ना? और विंटर में अगर आपको विंटर की पहचान करनी है तो सबके घरों में नारियल तेल अवेलेबल है, राइट? तो नारियल तेल जो है सर्दियों में जम जाता है। आप किचन में अगर आप देखेंगे घी, घी भी सर्दियों में जम जाता है। दैट मीन्स जैसे टेम्परेचर जो है डाउन होता है तो ये चीजें जो है ये जमने लगती हैं, ठीक है? और अगर हम कर्ड की बात करें, दही हमेशा जो है गर्मी में फटाफट से जमता है, लेकिन ठंडी में जो है दही जल्दी से जमता नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे घर में क्या करते हैं सब कि दही को जो है अगर हमने किसी वार्म जगह पे जैसे किसी आटे के कंटेनर में अगर हमने अच्छे से दबा के वो बॉक्स रख देते हैं तो वहां पे दही जल्दी जम जाता है ना? तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद there are several type of thermometers, some simply measure the ambient क्या होता है? ambient of the immediate surrounding, इमीडिएट सराउंडिंग यानी आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ठीक है? और एंड अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। इमीडिएट सराउंडिंग इज एम्बिएंट टेम्परेचर, और उसके अलावा जो है ज्यादातर क्या होता है, टेम्परेचर जो है मैक्सिमम या मिनिमम में पूरे दिन का जो है नापा जाता है। और थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस।
आप अगर पहले, अब तो क्या होता है ना, दूसरा जो है सेल वाला जो है थर्मोमीटर आजकल आने लग गया है। तो पहले क्या होता था कि एक कांच जैसा एक थर्मोमीटर होता था, उसमें एक उसके अंदर एक लिक्विड होता था। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो लिक्विड जो है मूव करता था, और डाउन हो रहा है तो भी लिक्विड मूव करता था। ठीक है, डाउन की तरफ मूव करता था, राइट। तो temperature recordings can be used to collect some useful statistics. अब टेम्परेचर में क्या क्या जो है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जहां पे डेटा कलेक्शन होता है, राइट। तो द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का और कलेक्ट करने का जो टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब इस तरीके से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, या कोई भी यूनिट है, या कुछ भी अगर हम नाप रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, प्रिसाइज यानी एकदम करेक्ट, ठीक है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को मिनिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि 24 आवर्स में, ठीक है। मीन डेली टेम्परेचर, अब रेंज ऑफ टेम्परेचर जो अप डाउन डेली बेसिस पे होता रहता है 24 आवर्स में, और मीन डेली टेम्परेचर द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है, दोनों को ऐड किया जाता है और उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीन डेली टेम्परेचर, ठीक है। अब डोंट मिस आउट द इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो जहां से हमें वेदर की इंफॉर्मेशन पता चलती है, दैट इज वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट, right? Weather prediction or weather forecast department is called meteorological department, was set up in 1875। 1875 में ये सेटअप हुआ था, और इसका मोटो क्या था कि एग्जैक्ट टेम्परेचर को नापना कि कब रेन आने वाली है, ठीक है, और मॉनसून कब आएगा, इन सारी चीजों को का पता लगाना, ठीक है, इनका मेन मकसद था। तो Can you think of a reason why rain arises from the sun? अब क्या आपको लगता है कि रेन सन से अराइज होती है? ऑफ कोर्स। अब ये रीजन कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज आपने देखा होगा कि जिस टाइम जब मॉनसून का टाइम होता है, या जिस टाइम विंटर्स भी होती हैं, जब जिस दिन बहुत ज्यादा धूप निकली हुई होती है, तो कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग की जितनी तेज धूप निकल रही है, 1-2 दिन में बारिश आने वाली है, यानी कि रेन arises from sun, ठीक है। अब here is a chart of temperature of a city of a city in Madhya Pradesh. What is maximum and maximum temperature recorded the week? अभी इसमें ये देखिए, ओके, ये एक डेटा है 2025 का, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 29 और मिनिमम 16 नोट किया गया, 29 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस। ये डे वाइज एक जो है चार्ट बनाया हुआ है। रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन Krishna and Amir. If Krishna said was 20 degrees Celsius in Chennai and he was feeling little cold. अभी जो लास्ट हमने देखा था, एक कृष्णन एंड आमिर, जो हमने कन्वर्सेशन एक पढ़ी थी, जिसमें कृष्णन कहता है ना कि जो जो चेन्नई में रहता है, वो कहता है कि थोड़ी सी बारिश होने से उसको हल्की सी ठंडक महसूस होने लग गई, और इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई, जब 20 डिग्री सेल्सियस था चेन्नई में। लेकिन आमिर जो है उसके लिए वो बड़ा प्लेजेंट मौसम था, क्योंकि क्योंकि
वहाँ पे वो जहाँ रहता है कश्मीर में वो रहता है, तो वहाँ पे तो हमेशा ही बहुत ठंडा होता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि 20 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर रहा होगा। जबकि जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर, पहाड़ी जगहों पर जहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादातर मिनिमम ही रहता है, कम ही रहता है। ठीक है, तो what do you think Amir's reaction to Krishna's statement might be? It was very normal. आपको लगता होगा कि जो है आमिर का रिएक्शन इस बात पे क्या रहा होगा? इट्स नॉर्मल, उसको लगा कि हाँ प्लेजेंट वेदर है, ऐसा तो यहाँ पे नॉर्मल होता ही है। 20 डिग्री सेल्सियस जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तो और भी कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का रिएक्शन रहा होगा आमिर का। ठीक है, अब बात है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। राइट, क्या होती है प्रेसिपिटेशन? इफ द न्यूज सेज दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर 30 mm रेनफॉल हुआ है तो इसका मतलब क्या है? हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड? अब रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाएगा? ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। एक रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरीके का। ठीक है, इससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। वो कैसे? ये मेजरिंग ट्यूब है, ये मेजरिंग ट्यूब है, ये मेजरिंग स्केल है, ये कलेक्टिंग फनल है। अब रेन जैसे आ रही है तो वो जो है ये इसमें ये इस तरीके से ये रेन आ रही है, राइट, यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, और अ स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। ठीक है, ये एक सिलेंडर के अंदर ये बंद है, और इससे ये जो है कितना रेन वाटर जो है कलेक्ट हो सका है, उससे पता चलता है कि द हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज 5 mm। सपोज यहाँ 5 mm तक वाटर कलेक्ट हुआ, and we say that the area received 5 mm of rainfall। इसका मतलब उस जगह पर 5 mm का रेनफॉल हुआ। जहां तक ये वाटर कलेक्ट होगा वहां तक जो है रेनफॉल होता है। ये रेन गॉज है, ये बहुत छोटा सा आपको दिखा रखा है, तो इससे जो है रेन को जो है उसको मेजर करते हैं कि कितने mm रेन हुई है। राइट, तो अब हम आगे चलें। नाउ मेक अ रेन गॉज एज शोन इन द डायग्राम अबव। जैसा अभी आपने देखा था वैसा एक रेन गॉज आप बना सकते हो, एंड प्लेस द रेन गॉज इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट माइट बी ऑब्स्ट्रक्ट रेन। ऐसी जगह पे आप उसको छत पे रख सकते हो जहाँ पे बिल्कुल भी बीच में किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे जो है बारिश उसमें प्रॉपर ना पड़ रही हो। ठीक है, फिर क्या करना है? इंश्योर दैट द रेन गॉज इज ऑन फ्लैट सरफेस पे हो, एंड विल नॉट टिल्ट और टॉपल विद विंड। हवा से भी मतलब हवा भी वहां पर ना लगे। ठीक है, तो यूजिंग द मेजरिंग स्केल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। अब मेजरिंग स्केल से जो है आप पता कर सकते हो कि कितना रेन वाटर कलेक्ट हुआ, और इसको जो है ये आप पूरे हर दिन का और पूरे मंथ का जो है आप डेली आप बना सकते हो। और अगर स्नो हो तो अलाउ इट टू मेल्ट बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट लेने से पहले अगर स्नो भी उसमें आ गई है तो वो उसको पिघलने दीजिए। राइट, तो कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल, इससे पता चल जाएगा कि एवरेज रेनफॉल डेली बेसिस पे कितना हो रहा है। क्लियर है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख करके एज इट इज आप इसको बना सकते हो। एक किसी बर्तन में पानी को इकट्ठा करना है एंड उसको जो है अपने स्केल से नापना है। राइट, तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर पे कहाँ पे कितना ज्यादा प्रेशर है, कहाँ कितनी ज्यादा हवा का दबाव है, कहाँ पर कम है। ठीक है, और ये चीज को जो है मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी ऑलरेडी बता देती है कि क्या टेम्परेचर है। अगर अगर ठंडक है तो हमें ऑफ कोर्स ठंड लगने लगेगी,
ठीक है। अगर गर्मी है तो हमें गर्मी का भी हमारी बॉडी को एहसास होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, our bodies are quite aware of temperature, right, and rainfall, but you may also have experienced that the weather sometimes feels heavy. आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि वेदर कभी कभी हमें हैवी भी फील होता है, एज बिफोर द थंडरस्टॉर्म। ये कब होता है? जो है थंडरस्टॉर्म से पहले पहले। थंडरस्टॉर्म क्या होती है? जैसे थोड़ा हल्का बादल गरजने लगते हैं, है ना, तो उस टाइम वेदर आपको हैवी लगने लगेगा। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर अबव एंड अराउंड अस। ये वो प्रेशर होता है जो ऊपर की तरफ और यहाँ आसपास जो है एयर कितनी ज्यादा हैवी है, इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी। जो है समुद्र के आसपास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हायर होता है, ठीक है। और लोअर कहाँ पे होता है? जहाँ पे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम प्लेन्स में होते हैं या आसपास समुद्र के आसपास हैं, वहां पे हमें थोड़ा वार्म फीलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है हाई होता है, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे, ये देखो, ये बिल्कुल कलेक्टेड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एयर जो है ये भारी हो जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ एयर भारी हो जाती है, तो प्रेशर भी हायर होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स जो ये पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा लूज हो जाते हैं और एयर जो है थिन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी लोअर होता चला जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हमें हल्कापन महसूस होने लगता है ना। तो अब जो है, एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं, एयर प्रेशर लो होता चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वहां पर कम होती चली जाती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जिस टाइम आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको लगता है कि आपके कान बंद हो रहे हैं। तो ये जो एक रीजन है, ये है कि एयर का प्रेशर वहां पे लो है, ठीक है। एयर पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, और ऑक्सीजन की हमें कमी महसूस होने लग जाती है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कुछ लोगों को हाइट पर, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ें। योर लंग्स टू टेक इन with less oxygen getting into your blood has to work harder to keep you moving. That's why people sometimes feel breathlessness, ये मैंने अभी बताया, डिजीनेस, कई बारी वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी आती है। कुछ लोगों को प्लेन में बैठते हुए भी, प्लेन में भी ऐसे होता है, जैसे प्लेन हाइट पे जाता है तो ये डिजीनेस और जो है ब्रेथलेसनेस, कान बंद हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो दिस डजंट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है प्लेन्स में हमेशा हाई रहेगा। वहां पर भी जो है sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम। जिस टाइम पे साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, उस टाइम पे जो है प्लेन्स में या सी कोस्ट में, कोस्टल जो एरियाज होते हैं, वहां पे जो है प्रेशर लो होने लगता है, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? Who are the people most likely to use such measurements? The atmospheric pressure is measured by barometer. एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, ठीक है। रेन को कैलकुलेट करने के लिए क्या था? रेन गॉज। टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए क्या था? थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल और लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर, ठीक है। अब जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर जानने के लिए there is an instrument called barometer, right? As with this thermometers there are several type of barometers. जैसे आप मैंने बताया कि थर्मोमीटर दो तरीके के थे, है ना, उसी तरीके से बैरोमीटर भी कई तरीके के होते हैं। द यूनिट दैट डिस्प्लेस जनरली इन मिली बार, एमबी में ये यूनिट को जो है डिडक्ट करते हैं, बताते हैं। और द normal atmospheric pressure at the sea coast is around
1013 MB, a pressure below 1000 MB indicates a depression. ठीक है, और assimilatize, adjust to the new climate or new condition. assimilatize, ये एक टर्म है. अब ये इसको क्या बोलते हैं कि पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज टू मेक पॉजेस ऑन द वे टू अलाउ द बॉडी टू एसिलमेटाइज. एसिलमेटाइज का मतलब अपनी बॉडी को जहां पे भी आप जा रहे हो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करना. इसलिए अगर किसी लंबे सफर पे आप जाते हो, आप प्लेन से आप पहाड़ों की तरफ आप जाते हो, तो रास्ते में रुक रुक के जाना चाहिए, सो दैट आपका जो है बॉडी है वहां के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे. राइट, उसको क्या बोलते हैं? एस्लीमेटाइज. ठीक है. अब our army personnel serve in high altitude places like Khardung La in Ladakh, which is over 5600 meters above sea. तो ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे हमारे आर्मी, हमारे जवान जो है वहाँ पे जो है अपना काम कर रहे होते हैं, अपना ड्यूटी निभा रहे होते हैं. इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव. आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग किस तरीके से वहां पर रहते होंगे. एंड वहां का ऑक्सीजन लेवल कितना ज्यादा लो होता होगा. ठीक है, तो हम उस चीज को इमेजिन भी नहीं करते. सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी कि वो इतने टफ एटमॉस्फेयर में भी अब सरवाइव करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं. तो अभी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे विंड के बारे में. विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर. विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर. अब जिस टाइम हम एक नॉर्मल हम एटमॉस्फेयर में हैं, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू नो यहाँ एयर प्रेजेंट है या नहीं. ऑफ कोर्स एयर हमेशा प्रेजेंट होती है, लेकिन जब उसमें आप जिस टाइम पे जो है उसमें मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड विंड. तब वो एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. ठीक है. स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड. स्पीड, एक तो हवा की स्पीड और हवा की डायरेक्शन, ये दोनों बहुत ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है जिस टाइम पे हम विंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. थिंक अबाउट इट. हैव यू सीन सीड्स लाइक बीज फ्लाइंग इन द विंड, और सीड्स, और व्हाट वुड हैपन टू सीड्स इफ देयर वाज नो विंड. ये देखिए, ये कुछ तरीके के ये कुछ सीड्स हैं जो जिस टाइम पे हवा चल रही होती है तो उस टाइम पे हवा में दिखाई देते हैं. और इनका क्या होता होगा अगर हवा ही ना चले तो इनका क्या होता होगा. तो इसके बारे में पढ़ेंगे. विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर. वेदर में हवा जो है, चलती हुई हवा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प द वेदर फॉरकास्टिंग. इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड वेदर फॉरकास्टिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बिसाइड्स, एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ विंड डेटा. अब जो है एयर पायलट्स और सेलर्स जो हैं, जो समुद्र में जहाज चला रहे होते हैं, उनको जो है हवा का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्लाइंग में और सेलिंग में दोनों में ही हवा का बहुत बड़ा मेजर रोल है. ठीक है. फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम. कि विंड की जो है डायरेक्शन से फार्मर्स को भी पता चलता है कि रेन जो है कौन सी डायरेक्शन से आ सकती है. ठीक है. तो ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर.
अगर हवा जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी मिट्टी जो है सूखेगी, ड्राई होगी, ठीक है। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन स्पीड? अ विंड वेन, वेदर वेन हैज अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड टेल एट द अदर। आपने ये देखिए, ये इस तरीके के जो है ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? ये है विंड वेन, ओके, विंड वेन। और ये क्या है? एनीमोमीटर। इससे जो है हवा का जो है डायरेक्शन और स्पीड पता चलती है, ठीक है। अब ये जिस तरफ घूमेगा, अगर इधर से हवा आ रही है तो ये एकदम से जो है ओपन अप हो जाएगा और ऊंचाई पे चला जाएगा, ठीक है। तो this wind vane on the tarmac is called windsock. It gives pilots an indication of direction of wind. इससे जो है पायलट्स को, जो भी, चाहे वो फ्लाइंग पायलट हो, चाहे या फिर हो वो सेलिंग पायलट, तो उनको जो है इससे हवा का जो है स्पीड पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है, और ये बहुत हेल्प करते हैं जो है पायलट्स को, कि ताकि वो इजीली जो है कहीं पर भी, मतलब जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है या जिस स्पीड से आ रही है, अकॉर्डिंगली जो है वो फ्लाई कर सके, राइट। और ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ये इससे क्या होता है, विंड की डायरेक्शन इससे भी पता चलती है और स्पीड पता चलती है। इसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर, ठीक है। इट हैज 3 और 4 मेटल कप्स। तीन, ये देखिए, इस तरीके के ये मेटल कप बने हुए हैं जो रोटेट होते हैं, वर्टिकल शाफ्ट, वर्टिकल में ये रोटेट होते रहते हैं जिस टाइम पे हवा चलती है, ठीक है। तो अभी जो है, अब हम हवा को जो है, कैसे नापते हैं हवा की स्पीड को? विंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर के हमने जो है एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो ह्यूमिडिटी क्या है, उसमें सबसे लास्ट में आता है। और इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर है, इस ह्यूमिडिटी में जो है उसी की वजह से ह्यूमिडिटी बनती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, विंड प्रेशर एंड लोकेशन। ये जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, विंड पे, प्रेशर पे और लोकेशन पे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस टाइम पे बारिश होके जब बंद होती है, जिस टाइम बारिश होती है और उसके बाद जब बारिश बंद होती है, तो बहुत ही चिपचिपा मौसम हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था। और ये आपकी बॉडी को पता चलने लग जाता है कि ह्यूमिडिटी है, आप प्रॉपर से सांस नहीं ले पा रहे हो। मौसम जो है बड़ा ऐसा लग रहा है, खुले आसमान के नीचे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बंद बंद, कहीं ह्यूमिड में हो आप, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है कि एयर में जो है ना, कुछ वाटर वेपर्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। एयर मतलब प्रॉपर एयर हैवी हो जाती है और उस तरीके से ब्लो नहीं कर सकती, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी महसूस होती है, ठीक है। तो जयपुर जैसी जगह पे, कोची जैसी जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोची में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सी एरिया है। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर? If we had to compare the humidity level between Kochi and Mangaluru, how would we do it? तो अभी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम ह्यूमिडिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। We can answer these question more precisely by learning how to measure humidity. ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करेंगे, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। We need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water. Water state जब हम पढ़ेंगे, मतलब आपने सिक्स्थ में आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो ये जो है ह्यूमिडिटी मेजर करने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है, इट कॉज द कूलिंग इफेक्ट। जिस टाइम वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होती है, यानी कि जो है हवा से मतलब
ओपन एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन होता है, पानी जो है, सपोज आपके गीले कपड़े अगर मान लीजिए बाहर सूख रहे हैं, तो जब वाटर इवेपोरेट होता है, यानी वो धीरे-धीरे जब आपके कपड़े सूखने लगते हैं, उनमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन होता है, तो वो आपके कपड़े थोड़ा ठंडे आपको फ़ील होंगे, वो बड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। ठीक है? तो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, ऑलरेडी अगर जो है हाई होगा, अगर एयर में वाटर ऑलरेडी हाई होगा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वाटर इवेपोरेट्स जो है स्लोली करेगा। बारिशों के दिनों में आपके कपड़े जो है स्लोली सूखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सूखते हैं, है ना, और कभी कभी कई कई दिन सूखते भी नहीं है, ऐसा विंटर्स में भी होता है। तो दैट इज टिपिकली अ केस ऑन रेनी डे में होता ही है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड बाय एज relative humidity air that would contain absolutely no water vapor is rated at 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%। अगर पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है कि एयर में बिल्कुल भी वाटर ना हो, थोड़ा बहुत तो जरूर रहता है, लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा हो जाता है दैट इज 100%, तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी 100% हो जाती है। और इन प्रैक्टिस वेदर ड्राई वेदर हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी range between 20% 40%, while humid weather using falls between 60 and 80%। नॉर्मली जो है ह्यूमिडिटी क्या होती है, 20% से 40% होती है, लेकिन कुछ एरियाज में जैसे अभी बताया कि आसपास, जहाँ पे आसपास समुद्र है, वहां पर ह्यूमिडिटी 60 से 80% हो सकती है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैंने बताया कि इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज 52% while in कोची इज 84%। तो अब कौन से एरिया में, अब ये इसका आंसर आपको देना है, तो कौन से एरिया में जो है कपड़े जल्दी सूखेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है या जहाँ पे कम है? ऑफ कोर्स जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है वहां पे कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है, जहां पर ज्यादा है वहां पे देर से सूखेंगे। ठीक है, तो but how do we measure such numbers? This is done through an instrument called hygrometer। ठीक है, हाइग्रोमीटर। अभी हमने सारे जितने भी मेजरमेंट थे, हमने टेम्परेचर को मेजर किया, हमने विंड को मेजर किया, हमने रेन को मेजर किया, ठीक है, और जो है अभी अगर हम एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को हमने मेजर किया, उसके बाद अभी हम अगर हम ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे तो किस चीज से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो अगेन देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अभी जो है ओके, the measurement of humidity is of great importance in many industrial processes such as food processing, जहाँ पे फूड प्रोसेस का काम होता है, म्यूजियम्स हैं, वो भी ह्यूमिडिटी को वो मेजर करते हैं, और दे नीड टू मेंटेन अ ड्राई एनवायरनमेंट, उनको ड्राई एनवायरनमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हाइग्रोमीटर इन जगहों पे बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता चलता रहे कि कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, ताकि उसको वो उस जगह को वो ड्राई रख सकें। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वेदर स्टेशंस। वेदर स्टेशंस क्या होते हैं? एज यू कैन सी, वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर को जो है मेजर करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जो हमने अभी ऑलरेडी सारे पढ़े हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए अलग चाहिए, विंड के लिए अलग चाहिए, एटमॉस्फेयर के लिए अलग चाहिए, और जो है रेन को मेजर करने के लिए अलग चाहिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए अलग चाहिए। तो ये सब कुछ मिला के ओवरऑल क्या बनता है? वेदर। तो बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और
वेदर स्टेशन पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं इकट्ठे होते हैं, एक साथ ये काम करते हैं, मेकिंग इट इजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर। वेदर को इजी और इजी बनाने के लिए, ट्रैकिंग को और जो है मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। रीडिंग्स ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। ये जो है थोड़े थोड़े गैप में जो है ये मेजरमेंट्स को रीड किया जाता है, ठीक है, और विच हेल्प्स इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर, जिससे वेदर को मैपिंग की जाती है और फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, अब वेदर स्टेशन होते कितने तरीके के हैं, लेट्स सी। अभी फर्स्ट इज एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, यानी AWS इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सेंसर्स के थ्रू काम करता है, ठीक है, और जो है वेदर रिकॉर्ड करता है, डाटा रिकॉर्ड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सबको ये ऑटोमेटिकली ही मेजर करता है बाय सेंसर्स। Such stations are widely used in the field like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring and so on। ये जो है कहाँ पर ज्यादातर यूज होते हैं, ये यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, है ना, और उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में और नेविगेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन, इससे क्या है कि एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। बेशक से जो है ह्यूमन जो है उसको चाहे एक्सेस करें या ना करें, ये सारा कुछ जो है ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, सेंसर्स के थ्रू। अभी सी, in 2023 the National Disasters Management Authority set up an AWS at a glacial lake। एक ग्लेशियल लेक पर AWS सेटअप किया। किसने सेटअप किया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, ऑफ सिक्किम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4800 मीटर्स above sea। 4808 मीटर्स की सॉरी 4800 मीटर्स की जो है हाइट पे जो है ये AWS वहां पे रखा गया। और इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ कि AWS प्रोवाइड अर्ली इंफॉर्मेशन, जल्दी ही वहां पे पता चल जाता है कि रेन के बारे में और उसके अलावा जो है टेम्परेचर के बारे में और विंड के बारे में, इन सब के बारे में इजीली पता चल जाता है, ठीक है, वहां की क्या अपकमिंग वेदर कंडीशंस होने वाली हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये देखिए ये इस तरीके का होता है AWS। अब हम चलते हैं प्रेडिक्टिंग द वेदर। Meteorologists collect data using these instruments for all over long periods of time। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मीटीरियोलॉजिस्ट जो है इनको यूज करते हैं और ये क्या करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं, यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट nowadays as climate change makes extreme weather such as droughts, floods, cyclones। ये सब जो है वेदर प्रिडिक्शन इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी ड्रॉट्स है, कभी भी फ्लड है, कभी भी जो है साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो अगर वेदर प्रिडिक्शन नहीं होगी तो हम लोग अलर्ट कैसे रहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मैप जो है दिया हुआ है, इसमें येलो वाला, ये अलग अलग तरीके से इसको कलरफुल सा बनाया हुआ है। इसमें कैसे पता चलेगा है कि कहाँ पे बहुत ज्यादा हीट वेव है। हीट वेव को ये देखो, लास्ट भी हमने बात की थी कि जो है आपको
कुछ साइंस दिए हुए होते हैं जहाँ पे हैवी रेन है, ये देखो हैवी रेन के लिए ये साइन है, फॉग के लिए ये साइन है, हीट वेव के लिए ये रेड से कलर का ये साइन है, कोल्ड वेव के लिए अलग साइन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक। अब ये देखो, ये पूरा, इससे आप बहुत इजीली अगर आप इसको स्टडी करोगे ना, ये बहुत इजीली आप बता पाओगे कि कहाँ पे कैसा वेदर है, कैसी वेदर कंडीशंस हैं, राइट। तो देखो इंडिया का मैप है, वेदर वार्निंग फॉर इंडिया ऑन 19 मई 2024। ये पूरी ये वेदर वार्निंग ये किस तरीके से दी हुई है ना, इसको आप आपके बुक में ही है ये मैप, इसको आप देख सकते हो। और ये देखो ये सारे साइंस दिए हुए हैं, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प अस टू रेडी फॉर सच इवेंट्स। अगर हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगी तो हम इस तरीके की चीजों के लिए हम पहले से रेडी रहेंगे, है ना। और हम पहले से हर चीज का अरेंजमेंट करके रखेंगे। और दे ऑल्सो एनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। तो इससे क्या है कि लोकल गवर्नमेंट जो है हमारे जो है, हम जिस सिटी में रहते हैं या हम जिस स्टेट में हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस तरीके के डिजास्टर से फाइट करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेगी, सारे अरेंजमेंट्स करके रहेंगे, ठीक है। तो let's explore, discuss in Paris different situation in which weather predictions are uh, sorry discuss in pairs different situation in which weather predictions are helpful. Make a list, and after you have completed it, share it and discuss it with a pair sitting next to you. Okay. आप लोग जो है अपनी क्लासरूम में भी, और उसके अलावा आप लोग फ्रेंड्स जो हैं मिल करके वेदर के बारे में प्रेडिक्शंस आप लोग कर सकते हैं। और कौन सी वेदर प्रेडिक्शन हेल्पफुल रही अभी तक में, उसके बारे में भी आप एक चार्ट बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, before we move on, temperature, humidity, precipitation, wind and atmospheric pressure together define the weather at a particular place, right? ये सब मिल करके एक particular place का weather decide करते हैं। The condition of these elements is measured using special instrument। ठीक है, इस पूरे चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें वेदर जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वेदर प्रिडिक्शन की जाती है, और जो है ये किस तरीके से ये डेटा हेल्प करता है, ठीक है। इन डिफरेंट टाइम और सिचुएशंस one of the element is dominant. For example, rainfall in July, the temperature in May and December, atmospheric pressure when a cyclone is moving, and wind when a low strong hot dusting winds. अब जिस ईयर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस साल बहुत ठंड पड़ने वाली है ना। और जो है कई बार क्या होता है कि विंटर्स देर से आती हैं, फिर समर कई बार बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ये जो है प्रिडिक्शंस हम जो वेदर में चेंजेस आते हैं ना, ये हम ही खुद ही हमें आइडिया हो जाता है कि ओके इस बार समर बहुत ज्यादा, इसमें इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है ना, या बहुत जल्दी पड़ने वाली है। तो इस तरीके से जो है ये आपका पूरा चैप्टर वेदर के बारे में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बता दूं, आप भी सोचते होंगे कि क्वेश्चन के आंसर तो मैं बता नहीं रही, वो काम है आपका। क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ही आपको डिटेल कर दूंगी, या मैं ही आपको हर चीज का आंसर बता दूंगी, तो आप किस तरीके से जो है उसको पढ़ोगे, या कैसे आपकी रिवीजन होगी, या कैसे आप जो है खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प भी इज इंजीरियस, राइट। तो कीप लर्निंग, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ। फिर लेकर के आऊंगी नई वीडियो। कीप फॉलोइंग अस।